बहुमत की सरकार बनाएंगे, अपने दम से बनाएंगे, ऐसे शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। अभी मार्गदर्शन करके गए हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा जी, मंचासी ने लोकप्रिय विधायक योगेंद्र राणा जी, यहाँ के आपके लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, यहाँ की लोकप्रिय तीसरी बार जो आपके आशीर्वाद से मेयर बनी बहन रेणु बालिका जी, वेदपाल जी उपाध्यक्ष, अर्चना गुप्ता जी, और इस प्रोग्राम के संयोजक विजयपाल एडवोकेट जी, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, सह संयोजक मदन मोहन जी, दीपक प्रकाश जी, प्रेसिडेंट IMA, पूर्व में मंत्री रहे शिषपाल मेहता जी हमारे बीच में बैठे हैं, कविंदर राणा जी, और निदेशक कल्पना चावला, ML गर्ग जी, मदन मोहन छाबड़ा जी, सभी डॉक्टर साहिबान और मंचासीन सभी नेतागण। आज जो विषय पूरे देश के अंदर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, और आह्वान किया है देश के लिए, और हम ऐसे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश में हम सब ने देखा है, जैसे ही 12 मार्च को हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली, और 16 मार्च को आचार संहिता लगी, और वो 2.5 महीने 3 महीने चुनाव में निकल गया। हमारे 52 दिन का समय उनको फिर काम का मौका मिला, फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। विधानसभा के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, फिर नगर निगम के चुनाव आ गए। इस प्रकार से पूरा साल हमारा इस चुनाव में निकला है, और हमारे से अच्छे से कोई सोच भी नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और प्रैक्टिकल रूप में हरियाणा ने देखा है। तो आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए शिवराज चौहान जी आए हैं, और सुनना भी हम उन्हीं को चाहते हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हूं, एक निवेदन करूंगा। कभी अभी बहन अर्चना जी बोल के गई थी कि आपसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। एक पूरे देश की ये आवाज बने और हरियाणा की जन जन की आवाज बने। ये पॉलिटिकल एजेंडा ना बनते हुए लोगों का एजेंडा बने, इसीलिए निवेदन किया है कि देश के राष्ट्रपति के नाम से सभी एक प्रस्ताव करके भेजे। IMA की टीम यहां बैठी है, आपसे भी निवेदन है आप भी एक प्रस्ताव करके भेजें। मेयर साहिबान यहां बैठी हैं, बहन जी से भी निवेदन करूंगा कि इनका एक प्रस्ताव जो निगम की तरफ से है वो भी हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को सौंपने का काम करेंगे। और आपके संपर्क में कोई पंचायत सरपंच आता है, ब्लॉक समिति आती है, नगर निगम के आते हैं, नगर परिषद के आते हैं, जो भी आपके संपर्क में आए, एक फॉर्मेट राष्ट्रपति महोदय के नाम से जाए, सर्वसम्मति से जाए। और निवेदन ये भी किया है कि बहुत सारे दुकानदार भाई होते हैं, वो भी अपने जो बोर्ड लगाते हैं दुकानों पर, उस पर भी लिखे कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन के हम समर्थन करते हैं। ब्याह शादी का कार्ड छपाए, उसमें भी लिखवाने का काम करें, ताकि ये जन जन की आवाज बने। कहीं भी आप जाए इसकी चर्चा जरूर करें। ये निवेदन और प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे आज के मुख्य वक्ता मंच पर आए, उससे पहले मैं एडवोकेट विजयपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हरियाणा टीम की तरफ से एक मोमेंटो, जो कृष्ण अर्जुन का रथ, जो हमारी कुरुक्षेत्र की पहचान है, और हम सब जानते हैं कि करनाल 48 कोस कुरुक्षेत्र का हिस्सा है, वो भेंट करें। एडवोकेट विजयपाल जी। अब मैं रेणु गुप्ता जी, जो हमारी यहाँ की मेयर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने अपना प्रस्ताव पास किया है उसे भेंट करें आदरणीय शिवराज जी को। ये नगर निगम के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एक प्रस्ताव पेश हुआ है कि सारे देश के अंदर राष्ट्रपति महोदय के नाम। धन्यवाद। अब मैं
आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनको आज के इस गोष्ठी के लिए सादर आमंत्रण करता हूं कि जो आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। और ऊपर हमारे डॉक्टर बंधु और बहनें बैठी हैं, वो कृपया अपना सीट ले लें, जो ऊपर सब हमारे नए डॉक्टर्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करनाल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौनिया जी, कृषि मंत्री किसान और खांटी किसान हैं भी और दिखते भी हैं, पगड़ी लगी रहती है, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जगमोहन जी। अब ये संयोग देखिए, मोहन भी है, श्याम भी है और जगमोहन भी है। हमारे दूसरे विधायक आदरणीय योगेंद्र राणा जी, भाई विजय जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक पूरे हरियाणा में इसका काम देख रहे हैं, बहन अर्चना जी, महामंत्री हरियाणा प्रदेश की भाजपा की, और जय IMA उन्होंने यहां उद्घोषित किया था। हमारी मेयर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आपने प्रस्ताव पारित किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो मेयर बनी है जनता के आशीर्वाद से। भाई प्रवीण जी, महेंद्र गर्ग जी, IMA के प्रेसिडेंट दीपक प्रकाश जी, उपस्थित प्रिय भाइयों बहनों और ऊपर बैठे भांजे और भांजियों, मामा तो हम परमानेंट है। मामा में जो ममत्व है वो सचमुच में अद्भुत है। सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इस विषय पर यहां परिचर्चा का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में आपके दर्शन करने का अवसर मुझे मिला। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता ही असली भगवान है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का भी उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। इस धरती ने अनेकों संदेश दिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये देखने मिलेगा तो भारत में ही सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। राज विजय जी ने और मेयर साहब ने मुझे, विजय जी ने शायद रथ व्यस्त किया। कृष्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और पापियों के संहार के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार जन्म लूंगा। और भारत ने ऐसे एक नहीं अनेकों संदेश दुनिया को दिए, एक नहीं अनेकों संदेश। इसी देश ने उद्घोषित किया वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र। इसी देश ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसी देश ने कहा विश्व का कल्याण हो। और यही देश उद्घोषित करता है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत,
एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका लोहा सारी दुनिया माने, लेकिन वो भारत केवल अपने लिए काम नहीं करेगा, विश्व बंधु भी होगा भारत। और ऐसे निर्माण के लिए लगातार यज्ञ चल रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाना है तो अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं बना सकते, सारे नागरिकों का उसमें योगदान चाहिए। लेकिन आप देखिए पिछले कई वर्षों से मुझे भी विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा नजर आती है, तो वो है लगातार होने वाला चुनाव। प्रिय बहनों और भाइयों, इस देश में और कोई काम हो ना हो, लेकिन एक काम लगातार चलता रहता है। 5 साल 12 महीना 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगा रहता है, एक निपटा तो दूसरे की तैयारी। अब अभी देखिए, साल भर नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव, उसके 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए। अब वो 3 चुनाव की थकान भी नहीं मिटी थी कि लोकसभा का ऐलान हो गया, 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए कि फिर ताल ठोंक ली हरियाणा में, फिर महाभारत होना है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, और वहां के चुनाव के परिणाम आए तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली में चुनाव, अब दिल्ली के चुनाव से नहीं निपटे, बिहार की तैयारी चल रही है, बंगाल की तैयारी चल रही है। अब कल्पना तो करके देखिए, हर राजनीतिक दल 5 साल कमर कसे रहता है। एक चुनाव हो गया तो अब दूसरा चुनाव, फिर तीसरा चुनाव, फिर चौथा चुनाव, फिर 5वां चुनाव। मैं बना कृषि मंत्री लोकसभा के चुनाव के बाद, तो मुझे लगा कि देश भर में किसानों के लिए दिन और रात एक करना है। लेकिन झारखंड में चुनाव आ गया क्या, तो कहने लगे तुम जाओ प्रभारी। तो हिंदुस्तान का कृषि मंत्री खेती किसानी का काम छोड़ के लगा है वहां भाइयों और बहनों। 3-3.5 महीना मेरे उसी में निकल गए, खेती देख ही नहीं पाया। और मैं अकेला नहीं, चुनाव एक प्रदेश में होते हैं, दूसरे प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हो तो आओ हरियाणा वालों, जगमोहन जी, योगेंद्र जी, जनता को छोड़ो छाड़ो यार, 4 महीने बाद हटो अब तुम जाके। तो चुनाव में लगे, ये करना पड़ता है, हर एक राजनीतिक दल को करना पड़ता है चुनाव। भाई अब चुनाव तो जीतना है, और एक भी चुनाव हार गए तो फिर तुरंत मीडिया वाले लिखते हैं जमीन खिसकी, कबाड़ा हो गया, बस जाने वाले। एक राज्य में कहीं नफा नुकसान हो जाए तो कहते दिल्ली खतरे में है, तो ये खतरे मत रहने, लड़ो चुनाव, लड़ो चुनाव, लड़ो चुनाव। एक उपचुनाव हार जाए तो गदर हो जाता, गड़बड़ हो गई अब। तो हमेशा कमर कसे रहते। आप सोच के देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना समय जाता है चुनाव में, क्योंकि चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रीगण, एमएलए, एमपी, और कई बार मेयर साहब की ड्यूटी भी लग जाती। चलो सफाई छोड़ो, शहर की चुनाव के मैदान में कितना समय का नुकसान होता है, आप कल्पना तो कीजिए। अब आप बताओ, अभी बात हो रही थी हरियाणा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाते, क्या बिगड़ जाता जी? एक साथ चुनाव होते, एमएलए के उम्मीदवार का भी फोटो छाप दो जीप के एक तरफ, दूसरी तरफ एमपी साहब का छाप दो, उतने ही पेट्रोल डीजल में काम चल जाए। एक नेता बुलाओ सभा, दोनों का नाम ले लेके, एमपी के लिए इसको वोट दो, एमएलए के लिए इसको वोट दो, काम हो जाए। साहब एक पोस्टर छपवा दो, पैसा बच जाए। पोलिंग बूथ पे 2 मशीन रखवा दो, क्या दिक्कत है? इसमें एमपी के लिए बटन दबाओ, इसमें एमएलए के लिए बटन दबाओ, क्या तकलीफ है इसमें? कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए, पिछले बार 5 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपया इन अलग अलग चुनावों पे खर्च हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपया। और अब अगर ये लगातार होते रहे तो अगले 5 साल में बढ़ के हो जाएगा 7 लाख करोड़ रुपया। अब कल्पना करके देखिए कितना समय जाता है जिन मंत्रियों का, विधायक का, सांसद का,
कितने धन का अपव्यय होता है। अच्छा, ये तो मैं कह रहा हूं जो बजट से जाता है पैसा, उसकी बात कर रहा हूं। भारत सरकार के खजाने से चुनाव आयोग के माध्यम से जो पैसा है, मैं उसका हिसाब बता रहा हूं आपको। और बाकी कितना खर्चा करते हैं और कैसे खर्चा करते हैं, आप हिसाब लगाते तो देखिए। और अगर कोई व्यापारी भाई बैठे हो तो एक उम्मीदवार है कि निकालो चंदा, चुनाव है, फिर दूसरा आ गया, बेचारा सोचता है कि धंधा करना है तो थोड़ा इसको भी दे दो, थोड़ा इसको भी दे दो। कितना चुनाव में पैसा खर्चा होता है। उम्मीदवार का अलग खर्चा होता है, राजनीतिक दल का अलग खर्चा होता है, और वो पैसा जनता के बीच से ही आता है, धन का अपव्यय होता है। और केवल इतने नहीं होता, प्रशासनिक मशीनरी क्या करती है, दो काम। एक, बार बार चुनाव तो लगा दो सबकी ड्यूटी, कलेक्टर ने निर्देश दे दिए बनाओ वोटर लिस्ट। मास्टर साहब कहां है, शिक्षक कहां है, कहने वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं, तो निकल गया, स्कूल में नहीं है। कितने कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगती, हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी, चलो चुनाव की तैयारी में फिर से वोटर लिस्ट बनेगी, नगर निगम की वोटर लिस्ट अलग, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग, लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग, और फिर चुनाव में ड्यूटियां लगती है। अब चुनाव में ड्यूटी आईएएस अफसर की भी लगती है, ऑब्जर्वर दूसरे राज्य में। कलेक्टर साहब कहां गए, बोले चुनाव कराने गए, ऑब्जर्वर बने। पता नहीं कितने लोगों की ड्यूटी लगती है, दूसरे राज्यों में चुनाव करवा रहे हैं। कोई कह रहे हैं वो हिसाब किताब देखने गए चुनाव का। पूरा सरकारी अमला कितने तरह के काम करता है चुनाव, उसी में लगे रहते हैं। जनता के काम का नुकसान है बार बार चुनाव। और वहां क्या होता है, जिस राज्य में चुनाव हो, आचार संहिता, अफसर भी बैठ जाते हैं। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, कोई काम नहीं हो सकता, सारे काम ठप। ऑफिशियल भी विकास ठप, आचार संहिता। नई योजनाएं ठप, आचार संहिता। योजनाओं की डिलीवरी खत्म, चुनाव है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। बीमार भी हो गए तो इलाज करवाना है, और स्वेच्छानुदान आए और कोई योजना चला, बोले नहीं अभी नहीं हो सकता। हार्ट के मरीज है, ऑपरेशन करवाना, बोले नहीं अभी तो आचार संहिता लगी, आचार संहिता इंतजार करो। सारे विकास के काम ठप हो जाते हैं, नई घोषणाएं हो नहीं सकती, नई योजनाएं चल नहीं सकती, पुरानी योजनाएं ढंग से चलती नहीं है, सारी चीजें रुक जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विकास में बाधक बन जाता है। अब आप मध्य प्रदेश हरियाणा के बारे में सोच लीजिए, मैं दूसरी बात नहीं करता। मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार, हम जून जुलाई से कोई काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव थे, चुनाव, फिर आचार संहिता, फिर कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद चुनाव पूरे हुए तो लोकसभा की आचार संहिता लग गई साहब। आपके यहां पहले लोकसभा की आचार संहिता, बाद में विधानसभा की आचार संहिता लग गई। कुछ नहीं हो सकता, तो 8-10 महीना ऐसे ही निकल जाए, कोई काम ही नहीं हो सकता, आचार संहिता। कितना नुकसान देश का होता है, एक एक दिन कीमती है, एक एक क्षण उपयोगी है, कितना समय खराब होता है इस आचार संहिता में। तो आचार संहिता नुकसान करती है। क्या फायदा है बार बार के चुनाव से, प्रशासनिक दक्षता समाप्त हो जाती है, और जनता भी लगातार चुनाव चुनाव चुनाव, 5 साल में एक बार हो तो चुनाव उत्सव बन जाता है। फिर लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव, फिर नगर पालिका के चुनाव, फिर पंचायत के चुनाव, फिर सहकारिता के चुनाव। अच्छा चुनाव का चक्कर चला भैया, होते जाए चुनाव। और इसलिए आज से नहीं, कई वर्षों से यह बात है। अच्छा, पहले चुनाव कब होते थे अलग, 1967 तक तो सब साथ होते थे ना, लोकसभा विधानसभा एक ही साथ होती थी। जो हमारे वरिष्ठ बैठे उनको ध्यान होगा, 67 में जब से संवित की सरकारें बनी, तब से यह शुरू हुआ। सरकारें बनना और भंग होना शुरू हो गई तो टाइम अलग अलग हो गए। और अभी अभी जैसे आंध्र में चुनाव हुए, आंध्र में, उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए। कई लोग कहते हैं कि ये एक साथ में गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी साहब? लोग प्रभावित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हिंदुस्तान की जनता बहुत परिपक्व है।
अब दिल्ली का ही मैं बता रहा हूं, इस बार का नहीं बता रहा हूं। पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए तो अलग पार्टी विधानसभा में जीती और लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी जीती। उड़ीसा के चुनाव देख लिए, एक साथ हुए। इस बार बीजेपी उड़ीसा विधानसभा लोकसभा दोनों जीती, लेकिन इसके पहले एक ही मतदाता ने दिल्ली के लिए वोट दिया मोदी जी को और नवीन पटनायक जी को वोट दिया विधानसभा के लिए। एक ही मतदाता ने 2 वोट दिए अलग अलग पार्टी को एक साथ। मशीन रखी है, विधानसभा में एक पार्टी को दे रहे, लोकसभा में दूसरी पार्टी को दे रहे। ये परिपक्व है जनता, ये जानती है कि कब कहां किसको बिठाना है। जनता की बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल ना उठाए। जनता तय करती है कि किस पार्टी को किस बात के लिए चुनना है, एक साथ भी हो जाए तो। और इसलिए सचमुच में आप कल्पना करके देखिए, अगर संविधान में संशोधन करके और यह फैसला हो जाए कि बार बार चुनाव का नाटक बंद, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, इतनी कंपनियां भेजो, इतनी कंपनियां भेजो, वो चुनाव में लगे रहते हैं। जनता की सुरक्षा भाड़ में गई, मशीनों की सुरक्षा कर रहे हैं, वोटिंग मशीन। अब कल्पना करें कितना नुकसान होता है। और इसलिए 1983 में इसलिए चुनाव आयोग ने यह विचार दिया कि ये फिर से एक बार विचार होने चाहिए, अलग अलग चुनाव क्यों, और एक साथ चुनाव करो, संविधान में संशोधन करो, लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होंगे, एक वोटर लिस्ट, 5 साल तक अलग अलग वोटर लिस्ट का काम ही खत्म। एक वोटर लिस्ट, एक पोलिंग बूथ, दोनों मशीनें, लोकसभा की विधानसभा की, एक पोस्टर पर दोनों का, एक गाड़ी दोनों का प्रचार करेगी, एक मशीनरी, अलग अलग काहे को लगाते हो, एक साथ चुनाव करो, चुनाव करवा देगी दोनों। देश का धन बचेगा, श्रम बचेगा, जनता की परेशानी बचेगी, विकास के काम ठप्प नहीं होंगे। और इसलिए आज समय आ गया है भाइयों और बहनों कि देश इस आवाज को उठाए कि बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करो, कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ करो, एक साथ करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंतरात्मा से बताइए, अलग अलग चुनाव में कोई फायदा है क्या? जोर से बताइए, फायदा है क्या? करो संशोधन चुनाव में। एक बार चुनाव हो जाएंगे तो 5 साल में 4.5 साल ढंग से दत्तचित्त होकर काम तो करेंगे, नहीं तो घबराते ही रहते हैं कि फलाने विधानसभा नहीं हार जाए, नहीं तो गड़बड़। अरे लगातार, और फिर जब चुनाव होते हैं तो फिर नई नई घोषणाएं होती है, घोषणाओं की होड़ लगती है, हम ये देंगे, बोले हम ये देंगे। अरे 5 साल में एक ही बार हो जाए, कौन क्या देगा? हर साल नया नया दो तो कम से कम स्थिरता तो आएगी। और एक नुकसान और होता है, ध्यान रखना, देश बड़े फैसले लेने से झिझकता है। कोई भी सरकार सोचती जो दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, जो देश के हित में होते हैं, जो लंबे समय के लिए जन कल्याण में होते हैं, हर एक राजनीतिक दल हिचकता है कि अरे 6 महीना बाद फलाने राज्य में चुनाव आने वाले, अगर ये कह दिया तो पता नहीं फिर क्या होगा, चुनाव में गड़बड़ हो जाएगी, मत करो फैसला, पटक दो। बड़े बड़े फैसले रुक जाते हैं। और इसलिए आज समय की मांग है, जनता उठ के खड़ी हो, आप निकले। ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है, और ये कार्यक्रम भी राजनीतिक नहीं है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। यह एजेंडा है तो राष्ट्रहित का एजेंडा है। देश के विकास के लिए हिंदुस्तान खड़ा हो, प्रबुद्ध जन खड़े हो, डॉक्टर्स निकले, वकील निकले, प्रोफेसर निकले, व्यापारी निकले, उद्योगपति निकले, माताएं बहनें निकले, सामाजिक संगठन निकले, धार्मिक संगठन निकले, छात्र निकल पड़े, और हुंकार एक हो जाए, राजनीतिक दलों से कह दे कि बहुत नाटक हो गया, ये नहीं चलेगा, खबरदार। सब एक साथ खड़े हो, एक साथ चुनाव चाहिए।
एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, यही राष्ट्र के हित में है। और आज मैं इसीलिए आप प्रबुद्ध जनों के बीच आया। किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, केवल बीजेपी का एजेंडा नहीं, तो राष्ट्रहित का एजेंडा है। भाई कुछ तो मुद्दे ऐसे हों जिसपे सब मिलकर खड़े हो एक साथ। तो आज मैं करनाल की प्रबुद्ध जनता से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, आह्वान भी करता हूं। ये तो वो क्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म में संघर्ष हुआ तो धर्म की विजय हुई है। धर्म की विजय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और भारत का और विश्व का कल्याण हो। तो आइए मित्रों, आजादी के समृद्ध काल में आज करनाल उठे और करनाल की जनता और प्रबुद्ध जन ये संकल्प लें कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में हैं। आज करनाल से आवाज जाए सभी राजनीतिक दलों को कि राजनीतिक दलों के जितने नेता हैं वो ये सुन ले, हम एक साथ चुनाव के पगडंडे करो, संविधान में संशोधन विवश कर दें, मजबूर कर दें कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। आप तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ खड़े होकर हम संकल्प लेंगे कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव। मैं जो कहूंगा वो आप दोहराएंगे। हम करनाल की प्रबुद्ध जनता एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है, ताकि विकसित भारत के निर्माण में कोई बाधा ना आए, विकास ठप्प ना हो, बार बार आचार संहिता ना लगे, धन का अपव्यय रुके और पूरा देश 5 साल लगातार विकास के काम में जी जान से जुटा रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए। डॉक्टर से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप पक्ष में हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के ये उद्घोष कर दीजिए सभी नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संविधान में संशोधन करके करवाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, करनाल की जनता की और हरियाणा वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कृपया थोड़ी देर के लिए बैठेंगे सभी लोग। अब मैं डॉक्टर गुलशन गर्ग से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और सबका आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें। आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी का। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय कृषि मंत्री हरियाणा श्री श्याम लाल यादव का धन्यवाद करते हैं।